Hello everyone, my name is Sunita Tripathi and I welcome you all to my chemistry classes. Today we are going to start chapter 1 chemical reactions and equations. चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे अपने आसपास होने वाले चेंजेस के बारे में। हमारे सराउंडिंग्स में हर समय बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और इन चेंजेस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज दैट इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म एंड द चेंज इज रिवर्सिबल। For example, melting of ice, boiling of water, blowing of bulb, etc. So, आप देख सकते हैं कि इन सारे चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है एंड चेंज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस को ले लीजिए, एक बार आइस अगर मेल्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ, वाटर से वो वापस आइस में कन्वर्ट हो सकता है बहुत इजीली। अगर वाटर बॉईल हुआ, वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर को कंडेंस करेंगे, फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो चेंज होता है फिजिकल चेंज, वो रिवर्सिबल होता है, दोनों तरफ चलता है, इजीली रिवर्स हो सकता है। ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज वो है जिसमें न्यू सब्सटेंस of new properties are formed। नया सब्सटेंस बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नई होगी। जिन सब्सटेंस से मिलके नया सब्सटेंस बना है वो पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बिल्कुल गायब हो जाएंगी, नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टी वाला बनेगा। एंड द चेंज इज इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ फूड, ripening of fruits and burning of wood etc. तो इन सब एग्जाम्पल में इसको देख के हम समझ सकते हैं कि केमिकल चेंज वो है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है, पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पूरी गायब हो जाती है। एंड चेंज इज इरिवर्सिबल। एक बार अगर फूड कुक हो गया तो वो कुक्ड फूड अनकुक्ड फूड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एक बार अगर कोई फ्रूट पक गया तो वो कच्चे फ्रूट में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। बर्न हो गई, मान लो वुड बर्न हो गया, ऐश में कन्वर्ट होगी, ऐश से वापस वुड कभी नहीं बनेगा। तो ये केमिकल चेंजेस, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है, ये इरिवर्सिबल होता है। और एक डिफरेंस और है इन दोनों में, जनरली केमिकल चेंज में या तो हीट या लाइट का चेंज होता है। हीट या तो इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, या लाइट इवॉल्व होगी या हमें लाइट देना पड़ेगा, जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में हमें फिजिकल चेंज को फिलहाल के लिए भूल जाना है, फिजिकल चेंज को लेके हम आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ हम केमिकल चेंज को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अब जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है, पुराना सब्सटेंस नया सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस दौरान कोई प्रोसेस होती होगी, तभी तो नया सब्सटेंस बना है, पुराना नए में कन्वर्ट हुआ, कोई प्रोसेस हुई होगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, दोनों को सुटेबल कंडीशन में रखा तो इन दोनों ने मिल के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कोई प्रोसेस के थ्रू ये दोनों गुजरे होंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। हमने मैग्नीशियम का रिबन लिया, इसको एयर में बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया, कोई प्रोसेस हुई होगी तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? केमिकल रिएक्शन तो एक प्रोसेस है जो फिजिकली होती है, उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? उसको लिखने का तरीका ये है, हमने इस तरीके से लिखा है केमिकल रिएक्शन को। इस मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो हमने जो बोर्ड में लिखा है वो रिएक्शन नहीं लिखा है, रिएक्शन तो हुई है, हमने जो लिखा है वो है इक्वेशन। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे सामने कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है
तो हम कैसे पहचानेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ? तो इसका जवाब ये है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन सम ऑब्जर्वेबल चेंजेस टेक्स प्लेस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड दैट चेंजेस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उन चेंजेस को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वो कौन कौन सी हैं ये हम अब देखेंगे। फर्स्ट है चेंज इन स्टेट। हम जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो सब्सटेंस जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, न्यू सब्सटेंस बना रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड या गैस बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस या सॉलिड, इस तरीके से स्टेट में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स बर्न हुआ एंड वो वैक्स की बर्निंग से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वैक्स है सॉलिड, बर्न होने के बाद ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि है गैस, एंड यहाँ पे वाटर भी लिक्विड नहीं बनेगा, गैस में बनेगा क्योंकि बर्निंग हो रही, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो सॉलिड चल कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्जन हुआ। तो ये है एग्जाम्पल किसका, चेंज इन स्टेट का। स्टेट में चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड, चेंज इन कलर। किसी किसी रिएक्शन में कलर में चेंज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का कलर होता है ग्रे। जब इसमें रस्टिंग हुई तो रस्ट बना जिसका कलर होता है ब्राउन। तो यहाँ पर कलर में चेंज हो गया। ये एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। थर्ड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स, जब हम जिंक ग्रेन्यूल में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। सो किसी किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है जो इस बात को बताती है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर। किसी किसी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कभी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, एंड ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। किसी किसी में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसका मतलब ये है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंड फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सॉरी फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब कभी भी कोई दो या दो से ज्यादा क्लियर सॉल्यूशंस को हम मिक्स करते हैं, क्लियर सॉल्यूशन मतलब पानी के जैसे क्लियर दिखते हैं, इनको जब हम मिक्स करते हैं और मिक्स करते ही अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बन जाए तो सॉलिड सब्सटेंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर किसी दो या दो से ज़्यादा क्लियर सॉल्यूशंस को मिलाने से अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस बने तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो ये लगभग पांच है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी इन पांचों में से कोई ना कोई एक बात जरूर होगी, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो रिएक्शन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी है यहाँ पर, प्लस ये एक्सोथर्मिक भी है, यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है। ये जो बोर्ड में लिखा हुआ है ये है इक्वेशन। इस इक्वेशन को लिखने में हमने वर्ड्स का यूज किया है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। So what is equation? Method of representing a chemical reaction is equation,
एंड इक्वेशन में अगर वर्ड्स यूज हुए हैं तो वो होगा वर्ड इक्वेशन। सेम रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Mg प्लस O2 MgO। यहाँ पे हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, तब हम इसको बोलेंगे सिंबॉलिक इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन। तो इक्वेशन मेनली दो तरह के हो सकते हैं, वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक इक्वेशन। इसके अलावा यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है। ये दोनों है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट। जो नया सब्सटेंस बनता है वो होता है प्रोडक्ट, और जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है वो होते हैं रिएक्टेंट्स। इन दोनों को, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, एक एरो मार्क से सेपरेट करते हैं। ये है रिएक्शन लिखने का तरीका। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं तो हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, एक से ज़्यादा होता तो हम प्लस करके दूसरा प्रोडक्ट भी लिखते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम रिएक्टेंट साइड 1 है एंड प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम का एटम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 एटम है ऑक्सीजन के एंड प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो इस रिएक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो 2 ऑक्सीजन ने किया, लेकिन प्रोडक्ट में एक ही मिल रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गया। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके अकॉर्डिंग मैटर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो मैटर क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय तो हुआ नहीं होगा। ऐसे इक्वेशन को जिनमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या इसका दूसरा नाम है स्केलेटल इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हर केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है। ऐसा हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन इसमें डिस्ट्रॉय हुआ हो। अब अगर हम यहाँ पर लिख दें ट्वाइस MgO और यहाँ पर लिख दिया जाए 2, तो क्या होगा। अब अगेन काउंट करें, मैग्नीशियम अब हो गया 2, ऑक्सीजन 2 था पहले से, यहाँ पे भी मैग्नीशियम एटम्स हो गए, पहले 1 था 2, ऑक्सीजन भी हो गया 2। अब लेफ्ट और राइट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, सारे एलिमेंट के एटम्स का नंबर इक्वल है। इन दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ 2 है तो इधर भी 2, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2। अब इस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, so every equation should be balanced। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन से बैलेंसिंग हमने की और बैलेंस्ड इक्वेशन बनाया। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। गुड लक।